हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, यहाँ पर आपको बीए बीएससी जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर सेकेंड मेजर पेपर बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के 2 साल के लगातार आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसके सोल्यूशन के साथ विथ सोल्यूशन। एंड आपको इसके बुक कंटेंट के पीडीएफ जो आपको मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक कंटेंट में क्या कैसी चीज़ें दी हुई हैं वो भी आपको चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पेपर 1 रीजनल जियोग्राफी प्रादेशिक भूगोल का बना हुआ है बीए फिफ्थ सेमेस्टर, एंड प्ले लिस्ट बीए फिफ्थ सेमेस्टर सेकेंड पेपर बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का बना हुआ है। आप वहां पर विजिट कर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको जिस भी चैप्टर्स के जिस भी यूनिट के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं डिटेल में, आप डिटेल में बुक पीडीएफ नोट्स में आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको 2 साल के मेजर पेपर 2 साल के आपको यहाँ सोल्यूशन मिलेंगे, किस तरीके से आपके किस क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाएंगे एंड कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स दोबारा आपके 2025-26 वाले सेमेस्टर में आपका आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी आपको बताई जाएगी। आप अगर यही सिर्फ मेरा ये ओनली 1 वीडियो आप देख लेते हो पूरा लास्ट तक, तो भी आपका अच्छा एग्जाम आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना एंड शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने जूनियर्स को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कंटिन्यू 2-3 साल के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में अगर जो भी आपका अदर जो सेकंड मेजर पेपर है उसे आप जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा सेकंड मेजर पेपर का एग्जाम है, तो मैं उसके भी पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको एंड पीवाईक्यू प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर आपका मैंने अपलोड कर रखा है, रीजनल जियोग्राफी का 2 साल का लगातार पीवाईक्यू सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन अपलोड हुआ है। एंड आज एमजीकेपीपी यूनिवर्सिटी 20 दिसंबर को फर्स्ट पेपर रीजनल जियोग्राफी का पेपर भी है। एंड अदर यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं तो अदर यूनिवर्सिटी के भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग जीआईएस के बारे में देख लेते हैं। तो सेम एज आपका सिलेबस पैटर्न सब आपका सेम एज वही रहेगा। ठीक है, आगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। एंड बी है बैंड क्या है, व्हाट इज बैंड। सी है भौगोलिक सूचना प्रणाली की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जीआईएस। डी है संवेदकों का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ सेंसर। एंड ई है जीआईएस एक पैकेज है, पैकेज क्या है, जीआईएस पैकेज क्या है, व्हाट इज जीआईएस पैकेज। तो अभी हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके आंसर्स को देखेंगे। 2024-25 दोनों के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेक्शन बी के 8 में से 5 करने हैं, ओनली 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी आप 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह के प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। नेक्स्ट सेकंड आगे देखते हैं बी क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे। सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रिमोट सेंसिंग। सी है विभेदन एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रिसोल्यूशन एंड इट्स टाइप। एंड डी है सुदूर संवेदन में दृश्य प्रतिबिंब विश्लेषण के तत्व क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन एंड इन रिमोट सेंसिंग। एंड ई है भूमि उपयोग मानचित्रण में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड लैंड यूजिंग मैपिंग। एफ है भौगोलिक सूचना प्रणाली की संकल्पना और इतिहास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आगे जी क्या है आपका दिया हुआ है, जीआईएस में बिंदु रेखा और बहुभुज विशेषताओं का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन फीचर इन जीआईएस। तो ये आपका जीआईएस एंड जीआईएस में जो रस्टार और वेक्टर मॉडल है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसे आप रेडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये 100% गारंटी, मेरी गारंटी 100% है। नेक्स्ट अच्छा है रस्टार और वेक्टर मॉडल में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रस्टार एंड वेक्टर मॉडल्स। तो यहाँ पर आपको ये जैसे आप थर्ड ईयर में हो, आपने जियोग्राफी ले रखा है, तो आप जब भी आगे पीजी करना अगर चाहते हो जियोग्राफी से, तो जीआईएस जो आपका
कोर्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स आपका है। इसे आपको डिटेल में एकदम अच्छे से आपको पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि पीजी लेवल में आपका जो ये जीआईएस है थोड़ा ये ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा इसके जो कोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो स्पेशली पढ़े जाते हैं अलग से, तो इसको समझना आसान नहीं है। इसे आप साइंस के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिफ़िकल्टी भी होती है चीज़ों को समझना, तो इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में आप रीड कर सकते हो। मैंने बुक पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर रखा है, वीडियो में प्लेलिस्ट में बना रखा है, ठीक है। एंड अदर सब्जेक्ट का जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जो भी डाउट है आप डाउट अपने क्लियर करिए। एंड यह वीडियो कैसी लगी आपको, कितनी हेल्पफुल हुई ये वीडियो पूरे दोनों साल के सेमेस्टर के एग्ज़ाम के, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी हेल्पफुल हुई है। आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जो कुछ भी है आप मेरे चैनल पर आप ही लोग हैं, ठीक है। आपके ही फीडबैक की वजह से हम इंस्पायर होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम वीडियो बनाने की, कंटेंट इकट्ठा करने की थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आसान नहीं होती चीज़ों को करना, ठीक है। करने के एक शुरुआत करने के लिए, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो मेहनत हो रही है, 1 घंटे की वीडियो लेक्चर होगी, ये आपके फ्यूचर के लिए है और साथ में मेरे फ्यूचर के लिए भी है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो दोनों के लिए ये 1 आवर तक आप लोग, इसमें 1 आवर आपका इसलिए लग रहा है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आपको 2 पेपर लगातार एक ही वीडियो में कवर कराया जा रहे हैं, तो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो आप स्किप ना करिए। अगर स्किप कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो उतना खास नहीं जा पाएगा जितना ये वीडियो देखने के बाद जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेक्शन सी में 4 में से देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सुदूर संवेदन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। एंड बी है सुदूर संवेदन प्रक्रिया में उपयोगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर यूज फुल इन रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। सी है शहरी नियोजन में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन अर्बन प्लानिंग। अभी तक जो MGKPP का सेमेस्टर वाइज पेपर में 2 ही साल 5th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, जो कि 24 और 25, और जो 25-26 वाले हैं आप लोग का ये 3rd टाइम एग्जाम होगा, तो ये दोनों पेपर आप देख कर जाओ, ठीक है। तो डी है भौगोलिक सूचना प्रणाली में कंप्यूटर के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका 2024 का था, अब 2025 का देख लेते हैं, ठीक है। तो 2025 का ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर। आपको यहाँ पे देखना है कि क्या इसमें पूछा गया है, ठीक। तो बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड आपके यहाँ क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाएंगे, और कुछ सेम टॉपिक्स जो है लगभग एक सेम टॉपिक जो है आपके पूछे गए हैं, आए हुए हैं, उसी टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। सुदूर संवेदन का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर आपको सुदूर संवेदन का अभिप्राय बताना है। और फर्स्ट 2024 वाले में क्या पूछा था, सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए, तो यहाँ मीनिंग पूछ दिया है, सुदूर संवेदन का मीनिंग क्या है। और 2024 में पूछा था सुदूर संवेदन की परिभाषा, तो दोनों में से एक जरूर आ सकता है कि सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है ना। या सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए, या सुदूर संवेदन क्या है ना, या सुदूर संवेदन का अभिप्राय क्या है, ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। सेकंड है जीपीएस के प्रकार बताइए, जीपीएस के टाइप बताना है आपको। फिर सी है प्लेटफॉर्म के प्रकार बताइए, डी है आंकड़ा विश्लेषण, एंड ई है उपग्रह के प्रकार बताइए, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। ये उपग्रह के प्रकार आप लोग चैप्टर में जाकर आप पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में 5th सेमेस्टर बेसिक रिमोट सेंसिंग ऑफ जीआईएस जाके पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, डिटेल में आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या दिया है, फर्स्ट ए क्वेश्चन भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीआईएस। एंड बी है जीपीएस के उपयोग एवं लाभ, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ जीपीएस। तो एडवांटेज बताना है आप लोग, डिसएडवांटेज भी आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो किसी चीज़ का अगर एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक। सी है कृत्रिम उपग्रहों का वर्गीकरण उनकी कक्षा के अनुसार,
क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्बिट, तो ये आप कृत्रिम वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, उपग्रह वाले चैप्टर में, उपग्रह के प्रकार जो है उपग्रह वाले चैप्टर में जाके आप इसे पढ़ सकते हो। डी है मानव कल्याण में भौगोलिक सूचना की प्रणाली की उपयोगिता, यूज ऑफ GIS इन ह्यूमन वेलफेयर। ई है सामयिक विभेदन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ऐप है संचूकक को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिफाइन सेंसर एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप। तो GIS आपको मैं अभी तो बुक कंटेंट प्रोवाइड कराई हूँ, मैं अब टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर्स जो होंगे उसे मैं प्रोवाइड कराऊंगी एक्सप्लेन करके विथ, ठीक है, तो उसमें आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक, आगे देखें। जी है सुदूर संवेदन तकनीक के इतिहास की विवेचना कीजिए, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक। एच है सुदूर संवेदन प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपका दिया है 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से आपको 2 करने होते हैं। तो फर्स्ट है सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन रिमोट सेंसिंग, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। आप ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर करके आप तैयार कर लेते हो तो रिमोट सेंसिंग से आपको मैनी क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। ठीक है। बी आपदा प्रबंधन में भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग की व्याख्या कीजिए, तो GIS वाले चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डाइजेस्टर मैनेजमेंट। सी है सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। एंड डी है भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड द कैरेक्टराइज ऑफ GIS। तो ये आपके दोनों पेपर थे। अब इसके हम सोल्यूशन देखते हैं 1 by 1। ठीक है, तो आगे स्किप ना करिए वीडियो, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 2024 वाले पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सेक्शन ए का, सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए, और 2025 वाले में सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है, दोनों के आंसर हम देखेंगे। तो सुदूर संवेदन की परिभाषा, सुदूर संवेदन वह तकनीक है जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं की जानकारी बिना प्रत्यक्ष संपर्क के उपग्रह या वायुयान पर लगे संवेदक क्या है, सेंसर होता है ना, सेंस करता है, द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है, उसी हम सुदूर संवेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, बैंड क्या है, व्हाट इज बैंड इन जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो व्हाट इज बैंड? बैंड विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह विशिष्ट तरंग दैर्ध्य क्षेत्र है जिसमें संवेदक पृथ्वी से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। नेक्स्ट सी क्या है, GIS की परिभाषा दीजिए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बोल्ड में यहाँ पर हेडिंग आप क्या दे सकते हैं, GIS का हेडिंग दे सकते हैं कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS की परिभाषा क्या हो जाएगी, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। कैसी आधारित है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो स्थानिक एवं गुणात्मक आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करती है, एनालिसिस करती है ना, कलेक्शन करती है, एनालिसिस करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये आपको बताती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डी क्या है दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डी है संवेदकों का उपयोग, सेंसर का यूज ऑफ सेंसर। संवेदकों का उपयोग क्या है, तो संवेदक जो होते हैं, संवेदकों का उपयोग पृथ्वी की सतह से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा को मापकर चित्र एवं डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, सेंसर का यूज है। सेंसर अगर ना हो तो सेंसर के थ्रू ही हम जो है
अर्थ पे जो भी होती हैं उसे हम क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक, आगे देखिए, और सेंसर का ही यूज़ करके हम फ्यूचर में होने वाले क्या है, होने वाले चीज़ों को के बारे में हम जान पाते हैं कि आगे का वेदर कैसा होगा, ठीक है, आगे का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक, कौन सी चीज़ें का कैसे होने वाली हैं। जैसे आप लोग साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन आने के लिए हम कैसे पता करते हैं, तो ये सेंसर का यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा जो है कब इंसिडेंट कौन सी घटने वाली है, इसके बारे में हम जानते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट GIS पैकेज क्या है। अभी आप लोग फिलहाल में जो मोन्था साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, उसे आपने देखा था, उससे कितनी तबाही हुई है, ठीक है। तो आगे देखिए GIS पैकेज क्या है। GIS पैकेज वह सॉफ्टवेयर है। अब GIS पैकेज क्या है, GIS पैकेज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा स्थानिक डेटा का विश्लेषण, भंडारण और मानचित्रण किया जाता है। जैसे ये आपके GIS पैकेज के नेम है, इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। GIS पैकेज जैसे स्थानिक डेटा, स्पेशियल डाटा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ चलेंगे हम। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो पूछा है क्वेश्चन आपका क्या कि उपग्रह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह के प्रकारों का वर्णन क्या होता है, रिमोट सेंसिंग में उपग्रह को मुख्य रूप से उनकी कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट, जिस पाथ पे वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड सेंसर के प्रकार और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 बेस पे, क्या, ऑर्बिट, सेंसर एंड यूज के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट चलते हैं, 1 बाय 1 हम देखेंगे। कक्षा के आधार पर उपग्रह, ऑर्बिट वाइज क्लासिफिकेशन। तो ऑर्बिट वाइज क्लासिफिकेशन फर्स्ट है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवी कक्षा उपग्रह, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट, ये उपग्रह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के ऊपर से परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पूरी पृथ्वी को कवर कर लेते हैं। ये उपग्रह उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। एंड पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पूरी पृथ्वी को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। ये विशेषताएं हैं, निम्न पृथ्वी कक्षा, लो ऑर्बिटर में स्थित होते हैं, है ना। आगे उच्च स्थानिक विभेदन, हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है। एंड नियमित अंतराल पर डेटा जो है ये उपलब्ध कराते रहते हैं। ये विशेषताएं इस डेटा की हैं, ठीक है। कक्षा के आधार पर वर्गीकरण, ऑर्बिट के आधार पर। एंड उपयोग इसका क्या है, आगे देखते हैं। उपयोग क्या है, उपयोग इसका बता रहा है कि उपयोग भूमि, भू आवरण अध्ययन एवं कृषि, वन, जल संसाधन, पर्यावरण और आपदा अध्ययन के लिए इसका यूज किया जाता है। उदाहरण जैसे लैंडसैट, IRS, कार्टोसैट एंड सेंटियल, ये इसके सैटेलाइट के नेम हैं। आगे अब देखेंगे बी, भूस्थित कक्षा उपग्रह, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये उपग्रह पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं और पृथ्वी के साथ ही घूमते रहते हैं, विषुवत इक्वेटर लाइन पर, ठीक है। विशेषता क्या है, पृथ्वी के एक ही क्षेत्र पर निरंतर नजर रखना एंड उच्च सामयिक विभेदन, हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन का यूज होता है, यहाँ पे बताता है। एंड आगे देखते हैं इसका यूज। इसका यूज है मौसम निगरानी करना, चक्रवात, मानसून अध्ययन करना एंड बादलों की गति का विश्लेषण करना। एंड इसमें कौन से सैटेलाइट यूज होते हैं, इनसैट, मेटोसोट एंड जोस, ये करके कुछ सैटेलाइट्स के नेम है, ठीक है। आगे सेंसर के आधार पर उपग्रह, सेंसर वाइज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन सेंसर बेस्ड क्या होता है। अब ये ऑर्बिट बेस्ड हमने देख लिया, अब सेंसर बेस्ड, उसके बाद यूज के आधार पर देखेंगे। तो सेंसर बेस्ड पहला है पैसिव सैटेलाइट। पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये वे उपग्रह होते हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। किसको,
ये उपग्रह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं जो पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती है, जो सन रे रिफ्लेक्ट होती है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव उपग्रह कहते हैं, पैसिव सैटेलाइट्स कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है देखते हैं। आइए, इसकी विशेषता है दिन के समय अधिक प्रभावी दिन के समय यह अधिक प्रभावी होता है एंड दृश्य एवं अवरक्त विजुअल एंड इंफ्रारेड बैंड का यूज यहाँ पे इसमें दिखाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसका यूज कौन से सैटेलाइट यूज करते हैं, लैंडसैट IRS का यूज करके हम देखते हैं। आगे सूर्य के सन के रे को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आगे बी है एक्टिव सैटेलाइट्स। बी है आपका एक्टिव, पैसिव हो गया एक्टिव। पैसिव क्या करता है, सन रे के रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करता है एंड एक्टिव उपग्रह, एक्टिव सैटेलाइट्स क्या है, ये उपग्रह स्वयं ऊर्जा भेजते हैं, क्या करते हैं, स्वयं ऊर्जा भेजते हैं और पृथ्वी से लौटने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स। विशेषताएं क्या होती है, दिन रात और बादलों में भी कार्यशील होते हैं। माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग होता है, इसमें क्या किस रे का यूज होता है, माइक्रोवेव का यूज होता है। आगे इसका यूज होता है स्थलाकृति टोपोग्राफी को बताने के लिए, मिट्टी की नमी को और बाढ़ का अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें ये जो आपके सैटेलाइट का नेम है, ये आप सैटेलाइट उदाहरण देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अब यूज के बेस्ड पर है ना, उपयोग के आधार पर एप्लीकेशन वाइज क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उपयोग के आधार पर फर्स्ट दिया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यहाँ पर इसकी इंग्लिश पता भी जान जाइए आप लोग, क्या है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इसका क्या हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। उपयोग क्या होता है, संसाधन मानचित्र बनाता है, पर्यावरण निगरानी करता है। इसमें सैटेलाइट्स कौन यूज होते हैं, IRS एंड लैंडसैट यूज होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मौसम उपग्रह, वेदर सैटेलाइट्स। वेदरिंग सैटेलाइट्स क्या होता है, उपयोग मौसम पूर्वानुमान लगाना होता है, क्लाइमेट सैटेलाइट्स होता है एंड जलवायु अध्ययन के लिए होता है। इसमें इस जो ये दिया है नेम, इस सैटेलाइट का यूज होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होता है, जिसमें हम दिशा वगैरह का यूज करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट स्थान निर्धारण, GIS डेटा संग्रह एंड GPS, जिसमें आप लोग मैप का, गूगल मैप आप लोग यूज करते हो, तो मैप आपका GPS के थ्रू ही आपको जो है सभी चीज़ें, कौन सी रोड किस एरिया में है, कौन सी गली कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ से कौन सी सड़क गई है, ये सारी चीज़ें जो है इसी के थ्रू, नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फोर्थ है रिमोट सेंसिंग में उपग्रहों का महत्व क्या होता है। तो सटीक एवं अध्ययन भौगोलिक डेटा को प्राप्त करना एंड बड़े क्षेत्र का त्वरित सर्वेक्षण एंड GIS विश्लेषण के लिए आधार डेटा तैयार करना, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मदद करना, ये होता है रिमोट सेंसिंग का रिमोट सेंसिंग उपग्रह के यूज होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय विकिरण का सुदूर संवेदन में उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रिमोट सेंसिंग। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सुदूर संवेदन का मूल आधार है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पड़ती है और विभिन्न वस्तुओं द्वारा अलग अलग मात्रा में अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित होती है। यही ऊर्जा उपग्रह या वायुयान पर लगे संवेदकों द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। इस विकिरण के विश्लेषण से भूमि उपयोग, वनस्पति, जल निकाय, मृदा और शहरी क्षेत्रों की पहचान संभव होती है। बिना विद्युत चुंबकीय विकिरण के सुदूर संवेदन प्रक्रिया संभव नहीं है। तो ये आपका सुदूर संवेदन रहा। ठीक है, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग बताना था, तो ये उपयोग होता है इसलिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विभेदन क्या है। विभेदन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो विभेदन क्या है, इसके प्रकारों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो विभेदन क्या है, व्हाट इज रेजोल्यूशन,
ठीक है, इसके प्रकार भी लिखने हैं। तो विभेदन से आशय है सुदूर संवेदन चित्र में वस्तुओं को संवेदकों की क्षमता से है। यह बताता है कि कोई संवेदक पृथ्वी की सतह को कितनी स्पष्टता से रिकॉर्ड कर सकता है। विभेदन के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे विभेदन। ठीक, ये विभेदन हेडिंग डालने के बाद इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्रकार इसके देखेंगे, लिखेंगे कि विभेदन के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है स्थानिक विभेदन, वस्तु का आकार पहचानने की क्षमता बताता है स्थानिक विभेदन। एंड सेकंड है वर्णक्रमीय विभेदन, विभिन्न तरंगदैर्घ्यों को अलग अलग करने की क्षमता को बताता है। एंड कालिक विभेदन समय अंतराल में डेटा प्राप्त करने की क्षमता को बताता है। एंड फोर्थ है रेडियोमेट्रिक विभेदन, ऊर्जा तीव्रता में अंतर पहचानने की क्षमता को बताता है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है कि सुदूर संवेदन में दृश्य प्रतिबिंब व्याख्या के तत्व कौन से हैं। सुदूर संवेदन में दृश्य प्रतिबिंब के व्याख्या के तत्व कौन कौन से हैं। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन इन रिमोट सेंसिंग। तो दृश्य प्रतिबिंब व्याख्या वे तत्व हैं जिनकी सहायता से उपग्रह चित्रों की पहचान की जाती है। इसके प्रमुख तत्व है आकार, रंग, टोन, बनावट, छाया, पैटर्न, स्थल स्थिति, संगठन और आकार का अनुपात। उदाहरण के लिए जलाशय गहरे रंग के, सड़कें रेखीय और खेत नियमित पैटर्न में दिखाई देते हैं। इन तत्वों के सामूहिक उपयोग से भूमि उपयोग, वनस्पति और शहरी क्षेत्रों की सही पहचान की जाती है। एंड नेक्स्ट आपको एक बात बता दें, यदि आपको इसके आंसर्स आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, तो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश में चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर डी। क्या दिया है सुदूर भूमि उपयोग मानचित्रण में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज मैपिंग। तो भूमि में क्या भूमि उपयोग मानचित्रण में क्या किया जाता है। भूमि उपयोग मानचित्रण में सुदूर संवेदन का एक प्रभावी तकनीक है। भूमि उपयोग मानचित्रण में सुदूर संवेदन एक प्रभावी तकनीक है। इसके द्वारा कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जल निकाय, बंजर भूमि और शहरी क्षेत्र की पहचान की जाती है। समय समय पर प्राप्त उपग्रह चित्रों से भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह तकनीक तेज, सटीक और किफायती है। योजना निर्माण, संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में इसका व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। वन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस की संकल्पना एवं इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसे हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के इतिहास का वर्णन करना है। तो जीआईएस की संकल्पना स्थानिक जानकारी के माध्यम से संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने से संबंधित है। जीआईएस का विकास 1960 के दशक में कनाडा से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए किया गया। बाद में कंप्यूटर तकनीक, सुदूर संवेदन और जीपीएस के विकास से जीआईएस का व्यापक विस्तार हुआ। इसके आगे देखेंगे। आज जीआईएस का उपयोग शहरी नियोजन, परिवहन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। ये इसका इतिहास है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। जीआईएस में कंप्यूटर के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्या बताना है आपको। जीआईएस में कंप्यूटर के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। जीआईएस में कंप्यूटर का उपयोग डेटा संग्रह, भंडारण, विश्लेषण और मानचित्र के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से स्थानिक डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है। विभिन्न विश्लेषण जैसे ओवरले, बफर और नेटवर्क विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर जीआईएस को तेज, सटीक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है। इसके बिना जीआईएस का संचालन संभव नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली में जीआईएस में बिंदु रेखा और बहुभुज विविधताओं का महत्वपूर्ण क्या महत्व है। तो बहुत महत्व है।
स्थानिक आकृतियां, स्पेशल फीचर को बताने के लिए। तो फर्स्ट है बिंदु का 1 बाय 1 लिखेंगे कि जीआईएस में बिंदु, रेखा और बहुभुज विशेषताओं का क्या महत्व है, इसको हम 1 बाय 1 करके देख के लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बिंदु किसी एक निश्चित स्थान को दर्शाता है। उदाहरण विद्यालय, अस्पताल, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बस स्टॉप, बिजली का खंभा। यह आपको गूगल जीपीएस में, गूगल मैप में आपको इस तरीके से ऐसे मिलता है। तो हम बिंदु का यूज करके जीआईएस में हम ये सब इन चीज़ों को बताते हैं। इसका महत्व, छोटे या सटीक स्थान दिखाने के लिए, स्थान की सही पहचान में सहायता, आपदा प्रबंधन और योजना में बनाने में उपयोगी। आगे हम देखेंगे लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन हम किस लिए यूज करते हैं जीआईएस में। लाइन का महत्व, रेखा उन वस्तुओं को दर्शाती है जो लंबी और जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है उनके लिए करते हैं, जैसे सड़क, नदी, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, इन सब को हम बताते हैं। ठीक है, आपने जीपीएस में, गूगल मैप में देखा भी होगा। महत्व, परिवहन और नेटवर्क विश्लेषण, दूरी और मार्ग निर्धारण, आधारभूत संरचना के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे बहुभुज, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, यहाँ पे बहुभुज देख लेते हैं। पॉलीगन क्या है, बहुभुज। पॉलीगन बहुभुज किसी भी बंद क्षेत्र, एरिया को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो चौकोर टाइप होते हैं। एंड उदाहरण जैसे गांव, शहर, खेत, वन क्षेत्र, झील, राज्य की सीमाएं, इन सबको ये बहुभुज में दिखाता है, पॉलीगन में दिखाता है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वगैरह करके, रेक्टेंगुलर शेप में। आगे महत्व, क्षेत्रफल की गणना, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण अध्ययन, जनसंख्या और संसाधन योजना, इन सब के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट आपका अपने पॉइंट, लाइन और पॉलीगन देख लिया। ठीक है, अब हम इसी में आगे रस्टार और वेक्टर मॉडल को भी देखेंगे। ठीक है, तो जीआईएस में ये आपके बिंदु, रेखा और बहुभुज जो होते हैं, बिंदु स्थान को बताता है, रेखा मार्ग और प्रवाह को, फ्लो को बताता है, एंड बहुभुज क्षेत्र को बताता है। अब हम देखेंगे रस्टार मॉडल। तो रस्टार मॉडल एंड वेक्टर मॉडल क्या है, तो रस्टार मॉडल क्या है, तो रस्टार में जानकारी छोटे छोटे ग्रिड, पिक्सल के रूप में होती है। किसके, पिक्सल में। जैसे आप लोग कोई इमेज बनाते हो तो इमेज को एडिटिंग करते समय आप उसके पिक्सल को कितना सेटअप करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, कितना छोटा करेंगे, उसके बेस पे आप करते हो ना। बस वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी रस्टार है। इसमें छोटे छोटे ग्रिड होते हैं। क्या होते हैं, ग्रिड। जैसे आपने ग्रिड बनाया होगा, देखा होगा। ये आपकी इमेज है इस तरीके से। ठीक है, इमेज में आपको ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या ग्रिड कहते हैं। तो इसी ग्रिड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी डाटा को जूम आउट, जूम इन करके हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें हर पिक्सल का एक वैल्यू होता है, जैसे ऊंचाई, तापमान, रंग, है ना। इसमें हर एक पिक्सल जो हर एक ग्रिड है उसका एक वैल्यूम होता है। और नेक्स्ट है उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेजेस, आमतौर पर रस्टार होते हैं। एंड कंटिन्यूस डाटा, लगातार डाटा भेजने के लिए अच्छा होता है, जैसे वर्षा, तापमान। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ, सैटेलाइट इमेज हो जाएगा, टेम्परेट मैप हो जाएगा, एवोल्यूशन डेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे वेक्टर डाटा मॉडल क्या है। तो इसमें आप कॉलम बना के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या 1 बाय 1 लिखकर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेक्टर में जानकारी बिंदु, रेखा और लाइन के रूप में दी होती है। जैसे विशेषताएं, बहुत सटीक, एक्यूरेट होता है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए अच्छा होता है, कम स्टोरेज लेता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट उदाहरण सिटी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, एंड रोड लाइन से, एंड स्टेट बाउंड्री पॉलीगन से हम दिखाते हैं। ठीक है, आगे रस्टार और वेक्टर मॉडल डाटा में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से आप डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। रस्टार और वेक्टर डाटा में डिफरेंशिएट, आधार बेस कौन सा है, एंड रस्टार एंड वेक्टर। डेटा फॉर्म क्या होता है, रस्टार में डेटा फॉर्म होता है ग्रिड और पिक्सल में, एंड वेक्टर में कैसा डेटा फॉर्म होता है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के थ्रू डेटा फॉर्म होता है। नेक्स्ट सटीकता इसमें कम होती है और वेक्टर डाटा मॉडल में अधिक होती है। स्टोरेज जो होती है वो रस्टार में ज़्यादा होती है और वेक्टर में कम होती है। एंड उपयोग सैटेलाइट इमेज एंड क्लाइमेट बताने के लिए, एंड वेक्टर को का यूज़ किस लिए करते हैं, रोड, रिवर्स, बाउंड्रीज को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अब सेक्शन सी की तरफ चलेंगे, सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट दिया है, सुदूर संवेदन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास मानव की पृथ्वी को दूर से देखने और समझने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में फोटोग्राफी के विकास के साथ मानी जाती है। वर्ष 1858 में गैस्पार्ड फेलिक्स टूनार्सो ने पहली बार गुब्बारे से पृथ्वी की तस्वीर ली, जो सुदूर संवेदन का प्रारंभिक रूप था। आगे देखिए, इसी में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हवाई फोटोग्राफी का उपयोग सैन्य टोली मानचित्रण और राजनीति योजनाओं के लिए किया गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में रडार तकनीक का विकास हुआ, जिसमें बादलों और अंधकार में भी पृथ्वी की सतह का अध्ययन संभव बनाया गया। आगे देखिए, इसी में 1957 में सोवियत, आगे देखते हैं, इसी में आपका 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक उपग्रह के प्रयोग से अंतरिक्ष की शुरुआत हुई है। एंड 1960 में अमेरिका ने पहला उपग्रह TIROS-1 प्रक्षेपित किया, जिसमें मौसम अध्ययन में क्रांति ला दी। इसके बाद 1972 में लैंडसैट 1 पूर्व नाम ERTS-1 था के प्रक्षेपण से सुदूर संवेदन का आधुनिक युग प्रारंभ हुआ। इससे पृथ्वी संसाधनों जैसे कृषि, वन, जल और भूमि उपयोग का व्यवस्थित अध्ययन संभव हो सका। आगे देखिए, नेक्स्ट, इसी में भारत में सुदूर संवेदन का विकास 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह से हुआ। किससे हुआ? आर्यभट्ट उपग्रह, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद IRS श्रृंखला IRS-1A, 1B, कार्टोस्टो, रिसोर्स सेट आदि ने देश के प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उच्च स्थानिक, वर्णक्रमीय और कालिक विभेदन वाले उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपके सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक वर्णन था। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसी में वर्तमान समय में GIS, GPS, ड्रोन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सुदूर संवेदन का एकीकरण हो चुका है। इस प्रकार सुदूर संवेदन का विकास पारंपरिक फोटोग्राफी से लेकर अत्याधुनिक उपग्रह एवं डिजिटल तकनीक तक की सतत प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में उपयोगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्णन कीजिए। तो सुदूर संवेदन में आपको बताना है कि विद्युत चुंबक का क्या उपयोग है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ऊर्जा की महत्वपूर्ण तरंगदैर्घ्य श्रेणियों का समूह है, जिसका उपयोग सुदूर संवेदन में पृथ्वी की सतह से सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सुदूर संवेदन प्रक्रिया मुख्यतः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा या पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पर आधारित होती है। आगे देखिए, इसी में सुदूर संवेदन में सर्वाधिक उपयोग स्पेक्ट्रम क्षेत्र विजिबल, औरक्त, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव से होते हैं। दृश्य क्षेत्र 0.4 to 0.7 माइक्रोन मानव नेत्र को दिखाई देता है और इसमें नीला, हरा तथा लाल बैंड शामिल होते हैं। यह क्षेत्र भूमि उपयोग, जल निकाय और नगरीय अध्ययन में सहायक होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसके बाद औरक्त क्षेत्र को निकट औरक्त और तापी औरक्त में बांटा जाता है। थर्मल IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, NIR का मतलब नियर इंफ्रारेड। ठीक है, निकट औरक्त क्षेत्र 0.7 to 1.3 माइक्रोन होता है। वनस्पति अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ वनस्पति इसमें अधिक परावर्तन करती हैं। तापीय औरक्त थर्मल इंफ्रारेड क्षेत्र पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को मापता है, जिसमें तापमान, शहरी ऊष्मा और द्वीप और ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि माइक्रोब क्षेत्र 1 मिलीमीटर से 1 मीटर सक्रिय सुदूर संवेदन में एक्टिव रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त होता है, जैसे रडार।
इसकी विशेषता यह है कि यह बादलों, वर्षा और अंधकार में भी कार्य कर सकता है। इसका उपयोग स्थलाकृतिक मृदा नरमी, बाढ़ और हिम अध्ययन में किया जाता है। अभी हमने रडार और वेक्टर डाटा मॉडल के बारे में आपको बताया। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सुदूर संवेदन की रीढ़ है और विभिन्न तरंगदैर्घ्य पृथ्वी की भिन्न भिन्न विशेषताओं की जानकारी प्रदान करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सी, आप देखेंगे शहरी नियोजन में सुदूर संवेदन के उपयोग की व्याख्या क्या है, इसको हम देखेंगे। तो शहरी नियोजन में सुदूर संवेदन एक अत्यंत प्रभावी और आधुनिक उपकरण के रूप में उभरा है। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र नगरीकरण के कारण शहरों का वैज्ञानिक नियोजन आवश्यक हो गया है, जिसमें सुदूर संवेदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे, इसी में सुदूर संवेदन द्वारा भूमि उपयोग एवं आवरण, ठीक है, सुदूर संवेदन द्वारा, ये हेडिंग कर लीजिएगा, सुदूर संवेदन द्वारा भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें आवासीय, उद्योग, वाणिज्यिक, हरित क्षेत्र और जल निकायों की पहचान संभव होती है। शहरी विस्तार और अनियंत्रित फैलाव की निगरानी में तकनीक अत्यंत उपयोगी होती है। आगे इसी में देखेंगे यातायात नियोजन में उपग्रह। तो यातायात नियोजन में उपग्रह के बारे में देखेंगे। तो यातायात नियोजन में उपग्रह चित्रों से सड़क नेटवर्क, यातायात घनत्व और नए मार्गों की योजना बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट एवं प्रबंध, विद्युत नेटवर्क के नियोजन में सुदूर संवेदन सहायक है। शहरी पर्यावरण अध्ययन में वायु प्रदूषण, शहरी ऊष्मा, द्वीप प्रभाव, हरित क्षेत्र की कमी और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। आपदा प्रबंधन में भूकंप, बाढ़ और आग से प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित आकलन संभव होता है। आगे देखेंगे, इसी में जीआईएस के साथ एकीकृत सुदूर संवेदन शहरी नियोजन को अधिक सटीक, किफायती और समयबद्ध बनाता है। इस प्रकार आधुनिक शहरी प्रबंधन में सुदूर संवेदन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम 2025 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 4 है भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस में कंप्यूटर के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर केंद्रीय भूमिका निभाता है। जीआईएस मूलतः एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और मानव संसाधन शामिल होते हैं। कंप्यूटर का उपयोग जीआईएस में स्थानिक एवं गुणात्मक डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रबंधन के लिए किया जाता है। डेटा विश्लेषण जीआईएस का प्रमुख कार्य है, जिसमें कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता का उपयोग होता है। ओवरले विश्लेषण, बफर विश्लेषण, नेटवर्क विश्लेषण और मॉडलिंग जैसे कार्य कंप्यूटर द्वारा संभव होते हैं। मानव निर्माण दृश्यांकन में भी कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। थीमेटिक मैप, 3D मॉडल और ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण कंप्यूटर के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। आगे इसी में देखेंगे, इसके अतिरिक्त निर्णय समर्थन प्रणाली, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में जीआईएस कंप्यूटर अनुप्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, इसी में मानचित्र निर्माण और दिशांकन में ये आपका हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त निर्णय समर्थन प्रणाली, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में जीआईएस कंप्यूटर अनुप्रयोग अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार कंप्यूटर के बिना जीआईएस की कल्पना करना संभव नहीं है, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, आगे देखेंगे अब हम 2025 के क्वेश्चन आंसर को। तो लीजिए, हम लोग 2025 के क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन फर्स्ट है, सुदूर संवेदन का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। एंड 2024 में पूछा था डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, है ना, सुदूर संवेदन की परिभाषा। तो आपको सुदूर संवेदन से आपको क्वेश्चंस यहाँ तैयार करने हैं। तो सुदूर संवेदन का अर्थ क्या है? सुदूर संवेदन वह तकनीक है जिसमें पृथ्वी की सतह की जानकारी बिना प्रत्यक्ष संपर्क के आए उपग्रह या वायुयान पर
वायुयान पर लगे संवेदकों द्वारा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की जाती है बिना संपर्क में आए। जैसे आपको वोल्केनो का आपको लेना है डाटा, तो वोल्केनो का आप वोल्केनो के पास जाकर नहीं बल्कि आप दूर से ही उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू हम जानकारी सेंसर का यूज करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए जीपीएस के प्रकार बताना है। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है, टाइप्स ऑफ जीपीएस। तो टाइप्स ऑफ जीपीएस दो होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट आपका होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस एसपीएस एंड सेकंड है प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस पीपीएस। ठीक है, ये जीपीएस के आपके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। और इस दोनों प्रकारों के बारे में आप डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या पता आपको स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो है ये करके आपको वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए क्या है, तो आपको ये तैयार रखना होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सी प्लेटफॉर्म के प्रकार देखेंगे। प्लेटफॉर्म के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पर, तो प्लेटफॉर्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म दो प्रकार के होते हैं, वायवीय प्लेटफॉर्म, एयरबोर्न जो होता है प्लेटफॉर्म होता है, एंड सेकंड है स्पेस प्लेटफॉर्म, आपका होता है अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म। वायवीय प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, हवाई जहाज या ड्रोन होते हैं। ठीक है, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म या एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, एंड सेकंड है अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म, स्पेस प्लेटफॉर्म ना। आगे डी है आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित डेटा को व्यवस्थित कर उसका अध्ययन, तुलना और निष्कर्ष निकाला जाता है, यह आंकड़ा विश्लेषण होता है। डी है उपग्रह के प्रकार। तो उपग्रह के प्रकार पूछा है, तो उपग्रह मुख्यतः भूस्थिर, ध्रुवीय, संचार और मौसम और संसाधन उपग्रह टाइप्स होते हैं। आपने अभी 2024 वाले पेपर में उपग्रह के प्रकार पढ़े हैं डिटेल में, तो आप उससे भी आप शॉर्ट आंसर यहाँ लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट में। ठीक है, आप बस टाइप आप बता दीजिएगा कि उपग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपने कौन कौन से देखे थे, यूज ऑफ बेस्ड ऑफ यूजेस के अकॉर्डिंग आपने उपग्रह सैटेलाइट्स देखे थे। ठीक है, अर्थ बेस्ड देखे थे एंड एयर बेस्ड देखे थे, है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी के क्वेश्चन को। सेक्शन बी के क्वेश्चंस ये रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस के आधारभूत सिद्धांत को बताइए। भौगोलिक सूचना जीआईएस स्थानिक, स्पैटियल एंड गुणात्मक एट्रीब्यूट आंकड़ों पर आधारित प्रणाली है। इसके प्रमुख सिद्धांतों को डेटा संग्रह, डेटा भंडारण, डेटा प्रबंधन, डेटा विश्लेषण तथा डेटा प्रस्तुतिकरण शामिल हैं। जीआईएस में पृथ्वी की सतह से संबंधित जानकारी को परतों, लेयर के रूप में संग्रहित किया जाता है। ओवरले, बफर, नेटवर्क विश्लेषण इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जीआईएस का मुख्य उद्देश्य स्थान आधारित समस्याओं का समाधान कर निर्णय निर्माण में सहायता करना है। यह योजना निर्माण और संसाधन प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी होता है। यह आपका जीआईएस के बारे में है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जीपीएस के अनुप्रयोग पर एवं लाभ बताइए। तो जीपीएस के अनुप्रयोग एवं लाभ क्या है, यहाँ देख लेते हैं। तो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। नेविगेशन इसमें आपको डायरेक्शन बताया जाता है, जिसमें जहाँ पर भी डायरेक्शन के लिए कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ आप नेविगेशन करेंगे। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वैश्विक स्थैतिक तंत्र है ना। तो इसके प्रमुख उपयोग में वाहन नेविगेशन, भूमि सर्वेक्षण, मानचित्र और सैन्य कार्य, आपदा प्रबंधन और मोबाइल लोकेशन सेवाएं शामिल होती हैं। कृषि में फसल निगरानी तथा परिवहन में मार्ग निर्धारण जीपीएस द्वारा किया जाता है। जीपीएस के महत्वपूर्ण लाभ हैं उच्च सटीकता, वैश्विक कवरेज, 24 घंटे सेवा और मौसम से अप्रभावित कार्यक्षमता तथा समय और श्रम की बचत। यह आधुनिक जीवन का एक आवश्यक तकनीक साधन बन चुका है। आप कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, आपके पास क्या है, आपके पास फोन है, एंड्रॉयड है। ठीक है, तो आपके पास गूगल मैप है तो आप कहीं पर भी आ जा
सकते हैं, कैसे भी करके आ जा सकते हैं। थोड़ा सा गूगल मैप जो है आपको सिटी एंड स्टेट वगैरह के जो हाईवे रोड्स होते हैं वहाँ तो जाना पॉसिबल होता है, बट अगर गली गली वाले में आप जाते हैं यूज करके जीपीएस, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम वक्त लग जाता है, क्योंकि आप नए जगह में होते हो, नए इलाके में होते एरिया में होते हो, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो आपको जो शॉर्ट वे होता है वहाँ से ना आप लॉन्ग वे में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट फिर भी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो थ्रू जीपीएस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा के अनुसार उपग्रहों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ऑर्बिट बेस्ड आपने अभी मैंने अभी 2024 वाले में ऑर्बिट बेस्ड बताया था। ठीक है, तो ऑर्बिट बेस्ड क्या हो जाएगा, उपग्रहों को उनकी कक्षा के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, लैंड सैटेलाइट, एंड जो पृथ्वी के समान थोड़ी वेग से घूमते हैं और एक ही स्थान के ऊपर स्थिर प्रतीत होते हैं। दूसरा ध्रुवी पोलर सैटेलाइट, जो उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। तीसरा अर्ध ध्रुवी उपग्रह सब पोलर सैटेलाइट, जो सीमित क्षेत्र को कवर करते हैं। संसाधन सर्वेक्षण में ध्रुवी उपग्रह अधिक उपयोगी होते हैं। यह कक्षा के अनुसार उपग्रहों का वर्गीकरण था, ऑर्बिट के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, डी, सेकेंड का डी, यहाँ पे मानव कल्याण में जीआईएस का उपयोग क्या है। मानव कल्याण में जीआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोग वितरण और अस्पताल योजना बनाई जाती है। शिक्षा में विद्यालयों के स्थान निर्धारण और सुविधाओं का विश्लेषण किया जाता है। शहरी नियोजन में आवास, परिवहन और जल आपूर्ति की योजना जीआईएस द्वारा बनाई जाती है। आपदा प्रबंधन में जोखिम मानचित्रण और राहत कार्यों में सहायता मिलती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं के निर्माण में जीआईएस निर्माण को अधिक प्रभावी और सटीक बनाता है, जिससे जन कल्याण को बढ़ावा मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, कालिक विभेदन की व्याख्या कीजिए। टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या होता है। कालिक विभेदन से तात्पर्य उस समय अंतराल से है जिसमें कोई उपग्रह एक ही क्षेत्र का पुनः अवलोकन करता है। यह बताता है कि उपग्रह कितनी बार किसी स्थान का डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। कम समय अंतराल वाले उपग्रह उच्च कालिक विभेदन वाले कहलाते हैं, और मौसम निगरानी, फसल वृद्धि अध्ययन और आपदा प्रबंधन में कालिक विभेदन का विशेष महत्व है। इससे समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन संभव होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे एफ क्वेश्चन, संवेदकों को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। संवेदक वह उपकरण है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित, सेंसर जो होता है, जो परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। एंड संवेदकों को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। निष्क्रिय संवेदक जो होते हैं, जिसको कहते हैं पैसिव सेंसर, है ना, क्या कहते हैं पैसिव सेंसर, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। एंड जैसे कैमरा और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। तथा सक्रिय संवेदन क्या होते हैं, जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जैसे रडार और लाइडार। नेक्स्ट संवेदक सुदूर संवेदन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जी आपका सुदूर संवेदन तकनीक के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो सुदूर संवेदन का इतिहास 19वीं शताब्दी में हवाई फोटोग्राफी से प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इसका सैन्य उपयोग बढ़ा। 1960 में पहले मौसम उपग्रह के पर सुदूर संवेदन में क्रांति आई। 1972 में लैंडसैट उपग्रह के प्रक्षेपण से संसाधन अध्ययन संभव हुआ। भारत में IRS उपग्रह श्रृंखला ने सुदूर संवेदन को व्यापक रूप से विकसित किया। आज तक यह तकनीक GIS और GPS के साथ मिलकर अत्यंत उन्नत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच क्या पूछा है, सुदूर संवेदन प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। सुदूर संवेदन प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं ऊर्जा स्रोत सूर्य, वायुमंडल, पृथ्वी की सतह। संवेदक डेटा प्रसारण, डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या। ऊर्जा सूर्य से निकलकर वायुमंडल से गुजरती है और पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। संवेदक इस ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, बाद में इस डेटा का प्रसंस्करण एवं विश्लेषण कर उपयोगी जानकारी प्राप्त की जाती है। ये सभी तत्व मिलकर क्या करते हैं, सुदूर संवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कहते हैं मूव ऑन द सेक्शन सी, जिसमें जो आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद ये आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर कर जाइएगा, ठीक है। आप पूरे के पूरे 75 आप मार्क ग्रो कर पाएंगे यदि आप ये पढ़ कर जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो आपका सेक्शन सी का ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र स्कोप का वर्णन कीजिए। तो सुदूर संवेदन क्या होता है पहले हम यह देख लेते हैं, ठीक है। तो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग वह वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह, महासागरों एवं वायुमंडल से संबंधित जानकारी बिना प्रत्यक्ष संपर्क के प्राप्त की जाती है। इसमें सूर्य या कृत्रिम स्रोत से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह से परावर्तित या उत्सर्जित होकर उपग्रह तथा वायुयान पर लगे संवेदकों द्वारा सेंसर द्वारा पहुंचती है, जहां उसका रिकॉर्ड किया जाता है। इस डेटा के विश्लेषण से प्राप्त विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसी में सुदूर संवेदन, इसी में आगे नोट्स देखेंगे कि सुदूर संवेदन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। कैसा होता है? सुदूर संवेदन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग फसल पहचान, फसल उत्पादन आकलन, सिंचाई प्रबंधन और सूखा निगरानी में किया जाता है। वन संसाधन के अंतर्गत वन क्षेत्र की पहचान, वनों की कटाई, वनाग्नि और जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो आप इस सुदूर संवेदन का उपयोग लिख सकते हो क्षेत्र के अनुसार। किसी क्षेत्र हेडिंग डाल कर लिख लो, वन संसाधन हेडिंग डाल के लिख लीजिए, एंड जल संसाधन हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग बाय हेडिंग आप बना लीजिएगा। जल संसाधन, यहाँ हेडिंग आपका नेक्स्ट हो जाएगा। जल संसाधन में नदियों, जलाशयों, बाढ़ क्षेत्र और भूजल संभावनाओं का मूल्यांकन संभव होता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इसके अतिरिक्त भूविज्ञान में खनिज अन्वेषण क्या करता है? भूविज्ञान में खनिज अन्वेषण, भू संरचनाओं की पहचान तथा भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद मौसम विज्ञान में उपयोग, मौसम विज्ञान में चक्रवात, बादल, वर्षा, तापमान का पूर्वानुमान संभव हुआ है। शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन में उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन, जनसंख्या विस्तार और अवसंरचना विकास का अध्ययन किया जाता है। किसके थ्रू? रिमोट सेंसिंग के थ्रू। आगे इसी में देखेंगे कि आपदा प्रबंधन, रक्षा, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में सुदूर संवेदन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सुदूर संवेदन आधुनिक विज्ञान की एक प्रभावी तकनीक है जो मानव जीवन को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होती है। आगे देखेंगे इसी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? आपदा प्रबंधन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो क्या है जीआईएस? भौगोलिक सूचना प्रणाली आपदा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। आपदा प्रबंधन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व आपदा, आपदा से पहले, बिफोर डाइजेस्टर, एंड आपदा काल, डाइजेस्टर टाइम, एंड जो है पश्च आपदा, आपदा के पश्चात ना, बिफोर डाइजेस्टर, ठीक है, आफ्टर डाइजेस्टर, ठीक है। एंड और जीआईएस तीनों चरणों में उपयोगी होता है। तो पूर्व मतलब पहले, आपदा आने से पहले, आपदा काल मतलब जब आपदा आ गई होती है, एंड पश्च आपदा मतलब आपदा के बाद। आगे देखिए, पूर्व आपदा है ना, पूर्व आपदा क्या होता है? बिफोर डाइजेस्टर, स्टेप 1 बिफोर डाइजेस्टर। क्या करते हैं? डाइजेस्टर में जीआईएस की सहायता से जोखिम मानचित्र, हजार्ड मैप तैयार किए जाते हैं। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन संभावित क्षेत्र की पहचान जीआईएस द्वारा की जाती है। इससे आपदा से पहले ही योजना बनाना संभव हो पाता है। जैसे आप कौन सी आपदा कहाँ आने वाली है, जैसे बाढ़ आने वाली है या फिर आपके साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन आने से पहले ही वहाँ के लोगों को क्या किया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों की जनहानि ना हो पाए, है ना। तो अभी मोंथा जो साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, वो पहले ही सेंसर करके पता लगा दिया गया था कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। आगे देखिए, आपदा काल में, जब आपदा काल आ गई होती है, उस टाइम जब आपदा रहती है तो क्या होता है? आपदा काल में जीआईएस क्या काम करता है? वास्तविक समय रियल टाइम डेटा के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करता है। राहत मार्गों, सुरक्षित स्थानों, अस्पतालों और राहत शिविरों का निर्धारण जीआईएस द्वारा किया जाता है। इससे बचाव एवं राहत कार्य तीव्र और प्रभावी बनते हैं। आगे देखेंगे, आपदा के बाद क्या होता है? आफ्टर डाइजेस्टर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? आफ्टर डाइजेस्टर, स्टेप 3 आपका आफ्टर डाइजेस्टर हो जाएगा। जीआईएस क्षति आकलन,
पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना बनाने में सहायक होता है। प्रभावित जनसंख्या, मकानों, कृषि भूमि और अवसंरचना का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार जीआईएस आपदा प्रबंधन में समय, संसाधन और मानव जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट थर्ड के सी का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। सुदूर संवेदन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, बहुत सारे मैनी स्टेप जो है यहाँ पे कंक्लूड होते हैं। इसका पहला चरण ऊर्जा स्रोत है, जो प्रायः और सूर्य से होता है। सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है पृथ्वी की तरफ सतह तक पहुंचती है। आगे इसमें देखेंगे कि दूसरा चरण, सेकंड स्टेप क्या होता है, वायुमंडल में अंतरक्रिया, जहां ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित, परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है। तीसरे चरण में यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह से अंतःक्रिया करती है, जहां विभिन्न वस्तुएं ऊर्जा को अलग अलग मात्रा में परावर्तित करती रहती हैं। नेक्स्ट आगे इसी में देखेंगे चौथा चरण, स्टेप 4 क्या होता है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में है चौथा चरण, संवेदक द्वारा रिकॉर्डिंग होती है। उपग्रह या वायुमान पर लगे संवेदक इस परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। पांचवा चरण डेटा प्रसारण एवं प्रसंस्करण होता है, जिसमें कच्चे डेटा को सुधार कर उपयोग योग्य बनाया जाता है। लास्ट स्टेज होता है डेटा व्याख्या एवं विश्लेषण करना, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें चित्रों की पहचान कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार सुदूर संवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। एंड आपको 5th सेमेस्टर का आप देख रहे हैं, 6th सेमेस्टर के भी दोनों पेपर जियोग्राफी से रिलेटेड दोनों पेपर, क्वेश्चन पेपर एंड आपको यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, जूनियर्स को भी, सीनियर्स को भी, एंड अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है। एंड इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट के भी ऑल सेमेस्टर के 2-3 साल के लगातार PYQ मिलते रहेंगे, साथ में इसके सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे, ओके। एंड इसमें यहाँ पर आपको नेचर से रिलेटेड आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे, मेरे नेचर के ब्लॉग्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको एनिमल, प्लांट वगैरह के भी आपको नेचर, ट्रैवलिंग वगैरह से आपको रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन पेपर और PYQ सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। MG KVP एंड अदर यूनिवर्सिटी सभी के आपको बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर यहाँ आपको अब आगे देखने के लिए कंटिन्यू मिलेंगे। BSc के भी कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो GIS क्या है, इसका उपयोग बताना है। तो GIS का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। GIS का उपयोग शहरी नियोजन में भूमि उपयोग, यातायात और आवासीय योजना बनाई जाती है। कृषि में फसल योजना, सिंचाई और उत्पादन आकलन, पर्यावरण अध्ययन में प्रदूषण, वनों और जल संसाधनों का प्रबंध किया जाता है। इसके आगे देखिए क्या दिया है, आगे इसके आगे दिया है स्वास्थ्य क्षेत्र में रोग वितरण मानचित्र, परिवहन में मार्ग नियोजन तथा आपदा प्रबंधन में जोखिम आकलन GIS के प्रमुख उपयोग होते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जो ये आपने अभी स्वास्थ्य क्षेत्र लिखा है, इस सबको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। अब इसकी GIS की विशेषता है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, स्थानिक और गुणात्मक डेटा का संयुक्त विश्लेषण, उच्च सटीकता, समय की बचत, बहुस्तरीय डेटा विश्लेषण और निर्णय निर्माण में सहायता। GIS आधुनिक तकनीक का एक सशक्त साधन माना जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे इसी में। तो यहाँ पे जो आपको दिया था, कृषि क्षेत्र में, पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शहरी नियोजन में, आपदा प्रबंधन में, इसे आप डिटेल में भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक।